बोली, पापा जी, मैं ग्राहकों को नाराज नहीं करना चाहती। यह सुनकर उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, किन ग्राहकों की बात कर रही हो तुम? तुम्हारी दुकान पर तो तब भी कोई नहीं आता जब मौसम साफ होता है, बारिश में क्या ही कोई आएगा। एक बार फिर उन्होंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। यशिका ने उनसे नजरें चुराई और जल्दी से बाहर निकल गई। उसे डर था फिर से बहस शुरू न हो जाए। यशिका और अमृत दो ही भाई बहन थे और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बच्चे थे। यशिका घर में बड़ी थी और इस वजह से वह खुद को बहुत खास समझती थी। ऊपर से वह हेमराज जी की लाडली भी थी, इसलिए उसे हर बात में महत्व दिया जाता था, सिवाय शादी के मामले में, क्योंकि बचपन में ही उसकी सगाई उसके गांव में रहने वाले हेमराज के दोस्त के बेटे सनी के साथ कर दी गई थी, जो अभी तक एमबीबीएस के आखिरी साल में था। मजे की बात यह थी कि इस आखिरी साल में भी उसे लगभग 2 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार अपने पिता के पैसों के दम पर वह दोबारा अपनी पढ़ाई जारी रख लेता था। यशिका की उससे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब भी वह उसे देखती उसका दिमाग गुस्से में भर जाता था, लेकिन हेमराज जी हमेशा सही बात करने वाले इंसान थे। इस मामले में भी वो यशिका के खिलाफ थे और उसे अक्सर चिढ़ाते हुए कह दिया करते थे, तुम में और तुम्हारे होने वाले पति सनी में सिर्फ इतना ही फर्क है। तुम्हें बेकरी खोले हुए 2 साल हो गए हैं और उसे एमबीबीएस के आखिरी साल में। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों एक ही साथ सफल हो जाओगे। ये सुनकर वह गुस्से से तिलमिलाकर रह जाती थी। ऊपर से उसके रिश्तेदार भी एक नंबर के जिद्दी और अजीब लोग थे। वे शहर के दूसरे कोने से चीजें मंगवा लेते थे, लेकिन अपने ही इलाके में मौजूद यशिका की बेकरी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब यशिका बेकरी में दाखिल हुई तो वहां काम करने वाली सीता और संदीप तेजी से उसके पास आए। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? संदीप ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिलहाल मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए मुझसे कोई बात मत करो। यशिका ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मैडम, मेरे पास आपका मूड अच्छा करने के लिए बहुत शानदार खबर मिली है। हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दरअसल उन्हें एक शादी के लिए पेस्ट्री का बड़ा ऑर्डर मिला था और वे अच्छी तरह जानती थी कि ये काम अमृत का ही था, क्योंकि जब भी उसे बड़े ऑर्डर मिलते थे तो अक्सर वो अमृत के दोस्त के तरफ से ही आते थे। मन ही मन उसने अपने भाई को दुआ भी दी, क्योंकि अब वो आसानी से अगले महीने का किराया और अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे सकती थी। थोड़ी देर के बाद वे काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई। उसने सीता को दूसरे कामों में लगा दिया और खुद पेस्ट्री सजाने लगी। तभी अचानक बेकरी का दरवाजा खुला और तेज आवाज के साथ एक लंबा स्मार्ट सूट पहने आदमी गुस्से में अंदर आया। उसके पीछे 2 गार्ड भी खड़े थे। यशिका ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और उसी जगह खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि उसके दोनों गार्ड्स के पास बंदूक थी। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? उसने एक पेस्ट्री साइड में रखते हुए बहुत प्रोफेशनल अंदाज में सम्राट से पूछा। वह सोचकर आया था कि लड़की उसे देखकर ही डर जाएगी, लेकिन उसके इस तरह आंखों में आंखें डालकर बात करने से वह हैरान रह गया। मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें समय देने आया हूँ कि अगले 2 दिनों के अंदर ये बेकरी खाली कर दो। इस बार यशिका के माथे पर सिकन आई, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए मन ही मन कहा कि गुस्सा मत करो वरना जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। वह आंखें बंद करके खुद को शांत कर रही थी, जबकि सम्राट उसे हैरानी से देख रहा था। अरे मैडम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, उसने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। तब उसने दोबारा आंखें खोली और शांत नजरों से उसे देखने लगी। हाँ, मैं सुन रही हूँ और मेरा जवाब ये है, अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो 2 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ। मैंने इस जगह का अगले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन खाली धमकियों से डरकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। वह उंगली उठाकर उसे चेतावनी देते हुए बोली। सम्राट के पूरे शरीर में गुस्सा भर गया। तुम जानती भी हो कि किससे बात कर रही हो? वह उसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोला। यशिका ने तुरंत उसके सीने पर हाथ रखा और उसे थोड़ा पीछे धकेलते हुए बोली, पहली बात, जो भी कहना है थोड़ा दूर रहकर करो। दूसरी बात, मुझे तुम्हारे बारे में जानने का कोई शौक नहीं। मेरे पास बहुत काम है। अगर तुम्हें मेरी बेकरी से केक या पेस्ट्री लेनी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ बैठने की जगह भी है। उसने कुर्सियों की तरफ इशारा किया और अगले ही पल सम्राट ने गुस्से में एक कुर्सी को जोर से लात मार दी। एक तेज चीख यशिका के होठों से निकली। वह तुरंत काउंटर से निकलकर उसके सामने आ गई। सम्राट ने देखा कि वो मुश्किल से उसके कंधे तक आती थी। छोटी सी लड़की जिसकी नाक गुस्से से लाल हो गई थी और आंखें फैली हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फर्नीचर खराब करने की? देखो मिस्टर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ।
उसने फिर उंगली उठाई। इस बार सम्राट ने उसकी उंगली पकड़कर नीचे करते हुए कहा, वरना तुम क्या करोगी? रोना शुरू कर दोगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर वह अजीब अंदाज में हंसा। यशिका ताना मारते हुए मुस्कुरा दी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो जो मेरी आंखों में आंसू ला दोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं रोना नहीं, लोगों को रुलाना जानती हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ। सम्राट के पीछे खड़े गार्ड्स के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहली बार उनका सामना ऐसी तेज लड़की से हुआ था। दूसरी तरफ सम्राट अभी भी हैरान था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ। ये सुनकर पहले तो यशिका ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, फिर सिर पीछे करके जोर से हंसने लगी। वह इतनी हंसी कि उसकी आंखों से पानी निकल आया। उस पल में यशिका सम्राट की आंखों और दिल दोनों में बस गई थी। उसने पहले कभी इतना खूबसूरत दृश्य नहीं देखा था। इससे पहले कि वो पूरी तरह उसमें खो जाता, यशिका की तेज आवाज गूंजी, देखो मेरी बात सुनो। ये गैंगस्टर जैसी बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। मुझे पता है तुम कोई छोटे मोटे गुंडे होगे और जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है मैं तुम्हें उससे दुगने पैसे देने को तैयार हूँ। ये कहकर यशिका ने उसकी तरफ एक डोनेट बढ़ाया और उसे खाने का इशारा किया। तुम्हें लगता है कि मैं गैंगस्टर नहीं हूँ? वह हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अब वो सच में इस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। जाहिर सी बात है, अगर तुम इतने बड़े गैंगस्टर होते तो सिर्फ 2 लोगों के साथ नहीं आते। मैंने सुना है उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं और वे बहुत अमीर होते हैं, जबकि तुम तो एक छोटी सी जगह के लिए इतना रो रहे हो। वह उसकी नकल उतारते हुए बोली। सम्राट ने सिर झुका लिया और पीछे खड़े लोगों को वहां से जाने का इशारा किया। और अगर मैं तुम्हें साबित कर दूं कि मैं बहुत खतरनाक हूं तो तुम क्या करोगी? देखो मिस्टर, पहली बात तो तुम कोई हवाई जहाज नहीं हो जो लोगों को उड़ा दोगे। दूसरी बात, मेरा समय खराब मत करो, क्योंकि मैं किसी के पिता से भी नहीं डरती। और अब अपना ये भारी शरीर उठाओ और यहाँ से निकलो। यशिका ने गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं एक शर्त पर यहाँ से जाऊंगा। अगर तुम मुझे अपनी बेकरी में काम दोगी और केक बनाना सिखाओगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है और मेरे पास पहले से ही 2 लोग काम कर रहे हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराया। मैं यहाँ मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूँ, यकीन मानो। मेरे यहाँ काम करने के बाद तुम्हारी ये खाली पड़ी बेकरी ग्राहकों से भर जाएगी। तुम मुझे सिर्फ 3 दिन का मौका दे सकती हो। ये सुनकर वह सोच में पड़ गई। पहले भी वह अपनी बेकरी में बहुत प्रयोग कर चुकी थी। एक और सही, उसने हामी भर ली। ठीक है, तुम कल से आ सकते हो, लेकिन सुबह 9 बजे तुम्हें हर हाल में यहाँ पहुँचना होगा। मुझे मंजूर है। वह अपने सीने पर हाथ रखकर बोला। जैसे ही वो बेकरी से बाहर निकला, यशिका ने वहाँ मौजूद सीता को इशारा करते हुए कहा, वैसे लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम था। अगर ये गुंडागर्दी छोड़कर फिल्मों में ऑडिशन दे तो निर्माता उसे तुरंत काम दे देंगे। चलो, इसके बहाने हमारी बेकरी में लड़कियां तो आया करेंगी। सीता ने अपनी बॉस की सोच पर मन ही मन भगवान का नाम लिया था, वरना वह ऊंची आवाज में कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद यशिका ने अखबार उठाया तो वहाँ फिर वही खबर छपी हुई थी, जिसे पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। किशोर नाम के एक गैंगस्टर ने सब लोगों के नाक में दम कर रखा था। देश में जितने भी गैर कानूनी काम होते थे उनमें किशोर का नाम जरूर आता था। अभी भी उसने झुठलाकर सीता से पूछा, ये किशोर कौन है? तो वह जल्दी से बोली, मैडम, मैंने भी इसका बहुत नाम सुना है और इसके बारे में इंटरनेट पर खोजने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे इसकी कोई तस्वीर नहीं मिली। इसके बारे में ये बहुत मशहूर है कि ये बहुत चालाक इंसान है और किसी के हाथ नहीं आता। एक बार पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया था, लेकिन इसके साथियों ने उसे छुड़वा लिया। भगवान करे हमें ऐसे लोगों से हमेशा बचाए। सीता को इस बारे में काफी जानकारी थी, जो उसने एक ही सांस में बता दी। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत होती है। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हैसियत इनकी कुछ भी नहीं होती और जमीन पर भगवान बनकर घूमते हैं। यशिका ने गुस्से से अखबार एक तरफ फेंक दिया। अगले 2 दिनों में उसकी बेकरी पर बहुत भीड़ लग गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज उन्होंने पेस्ट्री कम बनाई थी और अब उसके हाथ पांव फूल गए थे। वहां आने वालों में बहुत सारे कपल भी थे। उसने जब एक व्यक्ति से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, हमने सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट देखी थी। सम्राट, जो यशिका के बराबर में खड़ा था, कंधे उचकाते हुए बोला, असल में मेरा भाई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, तो मैंने उसी से पोस्ट करवाया था। ये सुनकर यशिका खुलकर मुस्कुरा दी। उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, वाह छोटे गुंडे,
तुम तो सच में कमाल के हो। उसके इस अंदाज पर सम्राट ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। शाम के समय पूरी बेकरी खाली हो गई। वहाँ सिर्फ सम्राट और यशिका मौजूद थे। यशिका ने उसके परिवार के बारे में पूछना चाहा। वह कंधे उचकाते हुए बोला, इस दुनिया में सिर्फ मेरा भाई ही है। क्या तुम मुझे अपने भाई का अकाउंट बता सकते हो जिस पर उसने मेरी बेकरी की पोस्ट डाली थी? यशिका ने उत्साह से पूछा। नहीं, सम्राट ने एक शब्द में जवाब दिया। मैं अपनी निजी बातें किसी से साझा नहीं करता। वह अचानक बहुत रूखा सा हो गया था। अगले ही पल वह तेजी से बेकरी से बाहर निकल गया, जबकि यशिका उसकी पीठ को घूरती रह गई। हे भगवान, ये कैसा इंसान है जिसे ठीक से बात करना भी नहीं आता। अगर ये मेरे काम का ना होता ना, मैं इसे कब का यहाँ से निकाल चुकी होती। अगले दिन जब सम्राट दोबारा वहाँ आया, यशिका का चेहरा बना हुआ था। वह जानता था कि वह किस बात पर नाराज है, लेकिन वह ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज मैं थोड़ी देर में टीवी पर आने वाला हूँ, उसने सीता और संदीप से कहा तो दोनों बहुत उत्साहित हो गए। यशिका भी उत्सुक हो गई थी। किस बात के लिए? वह जल्दी से बोली, थोड़ी देर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। बेकरी में ज्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग आ रहे थे। ठीक 11 बजे समाचार शुरू हुए। सीता और संदीप, यशिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस गैंगस्टर की खबरें कई दिनों से चल रही थी, वे कोई और नहीं बल्कि सम्राट था। तीनों ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। टीवी पर उसका इंटरव्यू चल रहा था। पुलिस ने दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार भी वो बेगुनाह साबित हो गया था। और वह सब लोगों से कह रहा था, मुझे समझ नहीं आता, लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। जब तक कोई मेरे खिलाफ सबूत साबित नहीं कर देता, किसी को मुझे दोषी कहने का भी अधिकार नहीं है। जहाँ तक मेरे कामों की बात है तो मेरे रिकॉर्ड से साफ है कि मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। यशिका तो पूरी तरह हैरान रह गई थी। सीता अगले ही पल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। सम्राट उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा तो यशिका चीखते हुए बोली, पीछे रहो। वह सदमे और गुस्से में सम्राट को घूर रही थी। तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला? ये सुनकर उसने कंधे उचका दिए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तो पहले दिन साफ कह दिया था कि मैं गैंगस्टर हूँ। तुम ही विश्वास नहीं कर रही थी। वो हल्के अंदाज में बोला तो यशिका ने अपने होंठ भींच लिए। मतलब तुम वही इंसान हो जो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है, उन्हें दूसरे देशों में भेज देता है, उनकी जिंदगी खराब करता है। सम्राट के माथे पर गहरी लकीरें पड़ गई। ये सारी बातें मीडिया उसके खिलाफ फैला रही थी, जबकि सच कुछ और था। वह तो मासूम लड़कियों की मदद करता था, ऐसे लोगों के खिलाफ काम करता था जो देश के लिए खतरनाक थे। देखो यशिका, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अगर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़ जाओ। यशिका उसकी बात सुनकर अजीब तरीके से हंसने लगी। मिस्टर, अपनी हैसियत याद रखो। मैं तुम जैसे इंसान पर थूकना भी पसंद नहीं करती। गलती मेरी थी, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुम बहुत घटिया इंसान हो, जिसे मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि सम्राट ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उसे अपने कर लिया। वह सीधे उसके सीने से जा टकराई। सम्राट उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, वही बातें कहा करो जिनका जवाब मैं आसानी से दे सकूं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तुम्हें मुश्किल में डाल सकती हैं। यशिका उसकी पकड़ में बुरी तरह छटपटा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे छोड़ो, दूर हटो, वह रोते हुए बोली। सम्राट उसके गाल हल्के से खींचते हुए बोला, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जाऊंगा। अब मेरी मंजिल तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। बेचारा संदीप डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। कभी वो सीता को होश में लाने की कोशिश करता तो कभी सामने चल रहे इस फिल्म दृश्य को देखता। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वे लोग एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर के साथ काम कर चुके थे। यशिका ने जोर से सम्राट के पैर में अपना पैर मारा ताकि वह उससे दूर हो सके, लेकिन सम्राट दूरी बनाने के बजाय उसके और करीब आ गया। अब यशिका उसकी सांसों की गर्माहट अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। तुमने खुद अपने लिए मुश्किलें पैदा की है छोटी लड़की। तुम्हें पहले ही दिन मुझे काम पर नहीं रखना चाहिए था, और अब तुम मरकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। वह गुर्राते हुए बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी मिस्टर सम्राट। वह गुस्से में बोली, ये करने से पहले तुम्हें अपने भाई के बारे में सोचना होगा। मैंने सुना है तुम अमृत से बहुत प्यार करती हो और तुम्हें अपने पिताजी से भी बहुत ज्यादा लगाव है। जरा सोचो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? पहली बार उसने उसकी आंखों में देखते हुए इतनी ठंडी आवाज में कहा।
कि यसिका को सच में उससे डर महसूस हुआ। वह बेबस होकर उसका चेहरा देखती रह गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा। तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो और अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। उसका लहजा साफ और सख्त था। मिस्टर सम्राट, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसके साथ तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। और जहाँ तक शादी की बात है, मेरी पहले से सगाई हो चुकी है, इसलिए मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। उसी समय सम्राट का फोन बजा और उसने तुरंत फोन उठाया। हाँ, मैंने खबर देख ली है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ये कहकर वो बेकरी से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले वो यसिका को अपने गले लगाना नहीं भूला। उसके जाते ही यसिका जमीन पर बैठ गई और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक सब बर्बाद हो गया। उसे खुद से घिन महसूस हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह अपने शरीर के उन हिस्सों को जला दे जिन्हें थोड़ी देर पहले सम्राट ने छुआ था। संदीप ने आगे बढ़कर उसे संभाला। उसी रात संदीप और सीता भी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उस बेकरी में काम कर सके। लोगों को भी जब पता चला कि सम्राट उसकी बेकरी में काम करता था, तो उन्होंने भी उसकी बेकरी का बहिष्कार कर दिया। हेमराज जी ने भी यसिका को घर में बैठा दिया। साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। वह आदमी तुम्हें खुलेआम धमकी दे चुका है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर वहां भेज दूं। उन्होंने वही फैसला किया और रविवार को उसकी शादी अपने गांव में रहने वाले दोस्त के बेटे से करवा देंगे। यसिका बहुत उलझन में थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके अपने सपने थे, लेकिन उसकी एक गलती ने सब खत्म कर दिया था। रात के 12 बजे थे और वे लगातार बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन हिम्मत करके उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ सम्राट की भारी आवाज गूंजी, बाहर आओ, मैं गली में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर वह हैरान रह गई और जल्दी से बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। एक आदमी मास्क पहने दीवार के सहारे खड़ा था। वह उसे पहचान गई थी। वह सम्राट ही था, जो उसे देखकर हाथ हिलाने लगा। मैं नीचे नहीं आऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पापा जी से कहकर तुम्हें इस दुनिया से बाहर करवा दूंगी। उसने गुस्से में फोन काट दिया और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। लगभग 5 मिनट के बाद उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से चादर हटाई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि वहां सम्राट खड़ा था। इससे पहले कि वह चीखती, सम्राट ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी आवाज रोक दी। वह इस समय उसके बहुत करीब था। उसकी नजरें बार बार यसिका के गर्दन पर जा रही थी, जहाँ उसकी धड़कनें उसे बेचैन कर रही थी। उसने धीरे से अपनी उंगली उसके दिल के पास रखी तो यसिका कांप उठी। वह उसकी पकड़ में छटपटाने लगी। मुझसे दूर हो जाओ, वह चिल्लाई। अपनी आवाज धीमी रखो प्यारी लड़की, मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। वह उसके कान के पास धीमी आवाज में बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो? यसिका डर से कांप रही थी। मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। कल ही मैं अपने लोगों और पंडित जी को लेकर यहाँ आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। यसिका को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वो बेबस होकर उसका चेहरा देखती रह गई। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुमने सुना नहीं, प्यार और जंग में सब जायज होता है और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वह उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अब क्योंकि मेरी वजह से तुम मेरे दुश्मनों की नजर में आ चुकी हो, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यसिका ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे जोर से पीछे धक्का दिया। वह चिल्लाकर बोली, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तुम ही हो। तुमसे ज्यादा मुझे किसी से खतरा नहीं है। भगवान के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। सम्राट ने अपने होंठ भींच लिए। फिलहाल मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हें सब तरीके सिखा दूंगा। बस कल के लिए तैयार रहना और अपने पापा जी को भी समझा देना, क्योंकि इस समय उन्हें गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा। वह उसके गाल थपथपाकर बालकनी के रास्ते वापस चला गया, जबकि वो बेबस होकर फिर बिस्तर पर गिर गई। पहले उसके मन में आया कि वो पापा जी को सब बता दे, लेकिन वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। उसे ये भी भरोसा था उसके पापा जी सब संभाल लेंगे।
जो लड़की हमेशा अपनी जिंदगी में रोमांच चाहती थी, अब उसी हालत में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अगली सुबह शोर की आवाज से उसकी आंख खुली तो जमुना देवी उसके कमरे में थी और छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। वो फिर आ गया है, वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं भेजूंगी। ये कहकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। यशिका का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। माँ, आप चिंता मत करो, पापा जी सब संभाल लेंगे। उसी समय एक लड़की पिस्तौल लेकर कमरे में आई और जमुना देवी के माथे पर पिस्तौल रखते हुए बोली, अभी और इसी वक्त बाहर चलो, साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यशिका उसकी बात मानते हुए तुरंत बाहर की तरफ भागी और बार बार डरते हुए अपनी माँ को देख रही थी। कह रही थी कि मेरी माँ को कोई नुकसान मत पहुँचाना। वह सोच रही थी कि उसके पापा जी सब संभाल लेंगे, लेकिन हेमराज जी खुद बंदूकों के साए में खड़े थे, बेबसी से अपनी बेटी को देख रहे थे। अमृत की नाक से खून निकल रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने सम्राट से लड़ने की कोशिश की थी। यशिका का दिल एक बार फिर नफरत से भर गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, वह सम्राट की जिंदगी को ही नर्क बना देगी। दुल्हन जी, अब आप जाइए, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। सम्राट उसे देखकर उसके सम्मान में खड़ा हो गया, जबकि बाकी गार्ड्स ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। यशिका ने बेहद नफरत से उसे देखा। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं कहूँगा, अगर तुम शांति से शादी के लिए तैयार हो जाओ, उसने चुनौती भरे अंदाज में कहा। और फिर ना चाहते हुए भी यशिका ने खुद को सम्राट के हवाले कर दिया। उसका दिल दर्द से भर चुका था। वह लड़की जो हमेशा जिंदगी को मजाक में लेती थी, आज अपनी ही किस्मत के सामने हारती नजर आ रही थी। यशिका पहली बार इस तरह की उलझनों में फंसी थी। उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से हो रही थी क्योंकि वह सम्राट को इंसानियत का दुश्मन समझती थी। उसे लगता था कि वो बहुत बुरा इंसान है और अभी जो कुछ सम्राट ने उसके परिवार के साथ किया था, उसके बाद वो उसे और ज्यादा नफरत करने लगी थी। शादी के तुरंत बाद ही सम्राट ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, उसे खींचते हुए बाहर ले गया। उसके जाने के बाद हेमराज जी अपना सिर दोनों हाथों में पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उन्होंने पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में मदद करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ सम्राट ने हर तरफ से कोशिश की थी कि ये बात राज ही रहे। वह नहीं चाहता था कि उसके दुश्मनों को इस बारे में पता चले। पूरा रास्ता यशिका गुस्से में बाहर देखती रही। सम्राट ने रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकी। पास ही बहुत सुंदर झील थी जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन यशिका को इस समय हर चीज से नफरत हो रही थी। सम्राट ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो यशिका ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये देखकर सम्राट के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। वह उसे अपने बहुत करीब ले आया। यशिका की सांसें अटकने लगी। वह क्यों भूल जाती थी कि वह सम्राट के सामने बहुत कमजोर थी, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। सम्राट ने उसके चेहरे की तरफ देखा और जैसे ही वह उसके करीब झुकने लगा, यशिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। पहली बार सम्राट का मूड खराब हुआ। उसने यशिका की गर्दन को मजबूती से पकड़ा और उसका चेहरा अपने बहुत करीब कर लिया। वह उसके होठों को अपनी पकड़ में लेकर बहुत बेरहमी से उसे चूमने लगा। यशिका किसी तड़पती हुई मछली की तरह उसकी पकड़ में छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद जब सम्राट पीछे हटा तो यशिका को अपने मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ। उसके चेहरे पर अविश्वास फैला हुआ था। दोबारा मुझसे दूर जाने या मुझे ठुकराने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी ज्यादा सजा दूंगा, वह ठंडी आवाज में बोला। यशिका के होठों से दर्द भरी सिसकी निकली। मुझसे दूर हो जाओ, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। उसने गलती से फिर उसका हाथ झटक दिया और इस बार सम्राट ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। गाड़ी के तरफ बढ़ गया। उसने गाड़ी की पिछली सीट सीधी की तो यशिका घबरा गई। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। ये सुनकर सम्राट ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मैं तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहता हूँ ताकि तुम दोबारा वही गलतियाँ न दोहराओ। ये कहकर उसने यशिका को बहुत संभाल कर सीट पर बिठाया और खुद उसके सामने झुक गया। यशिका का चेहरा शर्म और डर बेचैनी से लाल हो चुका था। उसने सम्राट के सीने पर हाथ रखा तो सम्राट ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। पहली बात, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये कहकर उसने उसके माथे को चूमा, उसके बहुत करीब आ गया। यशिका लगातार रो रही थी और उससे दूर रहने के लिए कह रही थी। सम्राट ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा,
तुम जितना मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करोगी, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। यशिका बस रोती रह गई, जबकि सम्राट अपनी बात पूरी करके उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। फिर उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। दूसरी बात, उसने उसकी कमर को थामते हुए कहा, तो यशिका ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख लिए। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी भी जो कुछ हुआ था उससे उसका दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। सम्राट ने उसकी पकड़ मजबूत की तो वह दर्द से करा उठी। मुझसे कभी दूर जाने की कोशिश मत करना छोटी लड़की, और जिस चीज से तुम्हें रोका जाए उससे दूर रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं लोगों को सिर पर बिठाना भी जानता हूँ और उन्हें नीचे गिराना भी। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मुझे धोखा देने की कभी कोशिश मत करना। मुझे धोखा देने वाले लोगों से बहुत नफरत है और धोखे की सजा बहुत बुरी होती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी नफरत मेरे प्यार से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहकर उसने उसके माथे को चूमा। यशिका के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह अब उसके सहारे बैठी थी। उसका माथा सम्राट के कंधे से लगा हुआ था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अचानक इतनी बदल कैसे गई। यशिका ने कुछ कहने की कोशिश की तो सम्राट ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वह उसकी धड़कनों को हल्के हल्के महसूस कर रहा था। बेचैन सिसकियां यशिका के होठों से निकल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ सम्राट उसके और भी करीब आना चाहता है। अगले ही पल वह सम्राट के गले लग गई। दोनों के सीने एक दूसरे से टकराए। उसके साथ ही सम्राट की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसने तेजी से यशिका के बाल उसकी गर्दन से हटाए। वहाँ उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। सम्राट हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, वो धीमी आवाज में बोला। यशिका की दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने कुछ कहना चाहा, मगर उसके स्पर्श से फिर से चुप हो गई। सम्राट ने उसे संभालते हुए सीट पर लिटाया। वह अपने अधिकार जताना चाहता था। यशिका ने पूरी हिम्मत जुटाई और उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए बोली, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को उस अजीब एहसास से बाहर निकाला था। सम्राट रुक गया। और बदले में तुम मुझसे क्या चाहती हो छोटी लड़की? वह उसके बालों की लट अपनी उंगली में घुमाते हुए बोला। साथ ही वो उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे समझना चाहता हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। काफी देर तक उसके चेहरे को देखने के बाद यशिका शांत आवाज में बोली, मुझे बस इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मतलब तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हारे करीब ना आऊं। तुम जानती हो ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। वह फिर उसे अपने करीब लेते हुए बोला, मेरे लिए भी तो बहुत मुश्किल है तुम जैसे इंसान को स्वीकार करना। वह धीमी आवाज में बोली तो सम्राट ने आंखें सिकुड़कर उसे देखा और वह तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगने लगी। उसकी इस हरकत पर सम्राट मुस्कुरा दिया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता था किसी के करीब कैसे आया जाता है। यशिका को फिलहाल उसकी बातों में कोई रुचि नहीं थी। वह बस किसी तरह उस मुश्किल स्थिति से निकलना चाहती थी। उसे डर था कहीं वह कमजोर पड़कर खुद को उसके हवाले न कर दे। वह उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगी। सम्राट ने उसे उठाकर आगे वाली सीट पर बिठा दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। यशिका की शर्ट के बटन अब भी खुले हुए थे। तुम ये बटन बंद कर सकती हो, सम्राट ने शरारती अंदाज में कहा। तो वह घबराकर जल्दी अपने बटन बंद करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, बार बार बटन छू रहे थे। सम्राट ने गहरी सांस ली। वह उसकी तरफ झुका और खुद उसके बटन बंद करने लगा। उसकी उंगलियां यशिका की धड़कनों के पास छू रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुम्हें दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी, वह उसे घूरते हुए मन ही मन सोच रही थी। अपना काम पूरा करके सम्राट उससे अलग हुआ और मुस्कुराकर बोला, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। जहाँ तक समय की बात है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस 1 महीने में तुमने मेरी बातों के खिलाफ कुछ किया तो तुम्हारा समय भी खत्म हो जाएगा। उसने उसके गाल हल्के से खींचते हुए कहा। यशिका उसका हाथ झटकना चाहती थी, लेकिन जानती थी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए उसने खुद को मुश्किल से संभाला। गाड़ी एक तरफ बढ़ी, हवेली के सामने जाकर रुकी। जब दोनों अंदर पहुंचे तो वहां अमृत की उम्र का एक लड़का वीडियो गेम खेलने में व्यस्त था। उठो, अपनी भाभी का स्वागत करो, सम्राट ने उसके सिर पर हल्की चिट लगाते हुए कहा।
तो वो घबराकर उठ बैठा। यशिका पर नजर पड़ते ही उसने हैरानी से सम्राट को देखा। ये कौन है? प्लीज ये मत कहिएगा कि ये हमारे मेले में बिछड़ी हुई दोस्त है। सम्राट ने उसके पेट पर हल्का मुक्का मारा तो वह दर्द से करा उठा। यशिका ने तुरंत अपने होठों पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोक ली। अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी करनी चाहिए। ये हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी भाभी है। ये मेरी पत्नी है। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। ओह, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। वह तुरंत सीधा हो गया। वैसे क्या मैं भाभी का इंटरव्यू ले सकता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो? सम्राट ने उसे जवाब नहीं दिया और तभी सत्यम ने फिर सवाल कर दिया। वैसे पहली बात तो ये कि आपको मेरे भाई पसंद कैसे आ गए? उन्हें तो इनकी अपनी बिल्लियां भी पसंद नहीं करती। सम्राट उसे मारने के लिए फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह तुरंत यशिका के पीछे जाकर छुप गया। वह इस समय दोनों भाइयों के बीच बुरी तरह फंस गई थी। बस करो ये सब, वह जोर से चिल्लाई। दोनों तुरंत रुक गए। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मुझे बताओ मेरा कमरा कहाँ है? वह गुस्से भरे स्वर में बोली। सम्राट ने डरने की एक्टिंग की और एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। अगले ही पल वो गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई। दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। सत्यम ने हैरानी से सम्राट को देखा और बोला, मुझे पूरा यकीन हो गया है भाई, आपकी हालत जल्दी खराब होने वाली है। वैसे एक बात बताइए, ये लड़की आपको मिली कहाँ थी? सम्राट ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बस मत पूछो, ये दुआ करो कि ये लड़की यहाँ रुकी रहे, वरना मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। उसने सत्यम को समझा दिया कि वो यशिका का हर तरह से ध्यान रखे, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसे एक जरूरी काम से बाहर भी जाना था। यशिका अपने कमरे में थी और वहाँ रखी हर चीज को ध्यान से देख रही थी। उसने यहाँ की सारी फाइलें खोलकर देख डाली, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह सभी जमीन जायदाद के फाइलें थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि वह आदमी बहुत अमीर था। तभी उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी। इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी साफ बता चुका हूँ। वह डर कर पलटी तो देखा सम्राट दरवाजे के पास खड़ा था। यशिका को पता ही नहीं चला वह कब अंदर आया। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और बोली, मैं तो सिर्फ नेल कटर ढूंढ रही थी, मेरे नाखून बहुत बढ़ गए हैं। उसने बहाना बना लिया, लेकिन सम्राट अच्छी तरह समझ रहा था कि वो क्या करना चाहती है। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम थोड़ा वक्त लेकर मुझ पर भरोसा करोगी और मेरा साथ दोगी तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। ये सुनकर यशिका ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। वह उस पर क्यों भरोसा करती? उसने जबरदस्ती उसे उसके घर वालों से अलग किया था और उसकी पसंद की जिंदगी उससे छीन ली थी। वह ये सब उसके सामने नहीं कह सकी, इसलिए बस हल्की मुस्कान देकर चुप रह गई। रात को जब सब सो गए तो वह धीरे से कमरे से बाहर निकली। वह पिछली दीवार फलांग कर भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, सत्यम ने उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। इससे पहले कि वह जोर जोर से चिल्लाकर सम्राट को बुलाता, यशिका ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और धीरे से बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पति की नींद खुल जाएगी, तुम उनकी नींद क्यों खराब करना चाहते हो? सत्यम ने आंखें तैराते हुए कहा, मैं उनकी नींद खराब करना चाहता नहीं, बल्कि उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम घर से भाग रही हो। यशिका ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने पति को छोड़कर भागूंगी? वह हैरानी से देखने लगा। सत्यम ने चिढ़कर कहा, तो क्या दीवार फलांगना तुम्हारा शौक है? यशिका ने तुरंत जवाब दिया, असल में मुझे नीचे बहुत घुटन हो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं दीवार पर बैठूं, लेकिन अगर इजाजत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वापस जा रही हूँ। ये कहकर वह तुरंत अंदर भाग गई। अगली सुबह जब वह नाश्ते की टेबल पर आई तो वहाँ सम्राट और सत्यम दोनों बैठे थे। सम्राट ने पूछा, क्या तुमने रात को यहाँ से भागने की कोशिश की थी? ये सुनकर यशिका ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, मैं तो पूरी रात कमरे में थी, बाहर नहीं गई। आपको ये किसने कहा? सम्राट अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया, क्योंकि अब सत्यम तो उसकी बराबरी की लड़की मिल गई थी। सत्यम गुस्से में बोला, भाई मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन यशिका ने तुरंत उसकी बात काट दी और बोली, सत्यम ये बहुत गलत बात है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्यम चिल्लाया, भाई ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं सच कह रहा हूँ। यशिका ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, अरे सत्यम, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे लगता है तुमने कोई सपना देख लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, नाश्ता करो और उसके बाद दवाई ले लेना, तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुनकर सत्यम बस उसे घूरता रह गया। तभी एक गार्ड भागता हुआ आया और बोला, साहब वो लड़का आया है, वह कह रहा है कि वह छोटी बहू को यहाँ से लेकर जाएगा।
ये सुनते ही सब हैरान रह गए। यशिका भी घबरा गई। वो सम्राट के साथ बाहर आई तो मेन गेट पर सनी खड़ा था, जो उसका पुराना मंगेतर था। वह बार बार अपना चश्मा ठीक कर रहा था। रिश्तेदारों की बातों से परेशान होकर उसने तय किया था वह यशिका को वापस लाएगा, लेकिन यहाँ आकर उसकी टांगें सच में कांप रही थी। सम्राट उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और भारी आवाज में बोला, क्या बात है? पहले तो सनी घबरा गया, फिर हिम्मत करके बोला, मैं यहाँ अपनी मंगेतर को लेने आया हूँ। सम्राट की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वह पहले तुम्हारी मंगेतर थी, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है। अगर दोबारा उसका नाम अपनी जुबान से निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। वह इतनी जोर से गरजा कि सनी अपनी जगह पर उछल पड़ा। उसे समझ आ गया वह बहुत बड़ी गलती कर चुका है। यहाँ हर गार्ड के पास बंदूक थी। पीछे यशिका, सत्यम खड़े थे। सत्यम धीरे से यशिका के कंधे पर हाथ रखकर बोला, वैसे तुम्हारा अपने पुराने मंगेतर को छोड़ने का फैसला बहुत अच्छा था। इस इंसान के साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इस मामले में अपने भाई का ही साथ दूंगा। यशिका ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और सामने देखने लगी। सनी ने फिर हिम्मत जुटाकर कहा, मैं हर हाल में अपनी मंगेतर को यहाँ से लेकर जाऊंगा। उसने आवाज ऊंची करने की कोशिश की, लेकिन सम्राट के सामने उसकी आवाज फिर धीमी पड़ गई। तभी सम्राट ने अपनी पिस्तौल निकाली और ठंडी आवाज में बोला, अगर मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ ना भेजूं तो तुम क्या करोगे? सनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, तो फिर मैं वैसे ही चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये कहकर वह तुरंत वहां से भाग निकला। कुछ ही पलों में सबकी नजरों से ओझल हो गया, जबकि यशिका एक बार फिर बेचैनी से पैरों को बदल कर रह गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या घर वालों को मुझे वापस लाने के लिए यही एक नमूना मिला था? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सत्यम उसकी सारी बातें सुन रहा था। वह उसके जले पर नमक छिड़कते हुए बोला, अब तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। मुझे भी इस हवेली से बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। जब तक मेरे भाई का मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो मुझे दुनिया के सामने भी नहीं ला सकता। अब हम दोनों एक ही नाव के मुसाफिर हैं। ये सुनकर यशिका का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने तुरंत पूछा, तुम किस मिशन की बात कर रहे हो? सत्यम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत बात संभालते हुए बोला, अरे वही गैंगस्टर वाला मिशन। तुम ये छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हें बैडमिंटन खेलने आता है या नहीं? मुझे लगता है अब हमें वही खेलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पति के साथ दिमागी खेल खेलते मेरा दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। थोड़ी ही देर में यशिका सत्यम के साथ काफी घुल मिल गई। सत्यम ने ही उसे बताया कि उनका परिवार बहुत बड़ा था और उसके पापा जी बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन फिर किसी ने उसके माता पिता की हत्या कर डाली और उसने सारी जमीन छीन ली। उसका बड़ा भाई सम्राट उसे लेकर सिंध की जगह राजस्थान के पंजाब आ गया और यहाँ आकर उन्होंने अपनी जमीन वापस संभाल ली। ये सुनकर यशिका के होठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ये जमीनें भी जरूर गलत तरीके से ली होगी। सत्यम मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये सब हमारे पिताजी की ही जमीन थी, बस उनके कागज हमारे पास नहीं थे। पापा जी ने पहले ही सारी कागज भाई को दे दिए थे, इसलिए हमें जितना गरीब समझ रही हो, हम उतने भी बुरे हाल में नहीं है। वह गर्व से सीना चौड़ा करके बोला। यशिका बस उसे घूर कर रह गई। रात को वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। सम्राट भी कमरे में मौजूद नहीं था। वह नहाने के लिए चली गई, लेकिन अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई। उसने जल्दी से तौलिया लपेटा और बाहर आई। सम्राट सामने बिस्तर के पास बैठा था। यशिका को देखते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इससे पहले कि यशिका वापस बाथरूम की तरफ भागती, वह उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। अब तौलिया का एक कोना सम्राट के हाथ में था। वह किसी भी पल उसे खींच सकता था। यशिका की सांसें अटक गई। उसने घबराकर कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर सम्राट मुस्कुराया था और बोला, सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम मुझे किस करोगी तो। यशिका ने घबराकर कहा, लेकिन मैंने आपसे समय मांगा था ना। सम्राट ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, वह समय अभी भी है, लेकिन क्योंकि तुमने उस रात भागने की कोशिश की थी, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। या फिर बताओ, कोई दूसरी सजा दे दूं? ये कहते हुए उसने तौलिया के अंदर हाथ डालने की कोशिश की तो यशिका की धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं, और अगले ही पल उसने सम्राट के होठों को चूम लिया। वह जल्दी ही पीछे हट गई।
लेकिन सम्राट बोला, तुम्हें अगले 2 मिनट तक मुझे लगातार किस करना होगा। यस्का ने बेचैनी से अपने होंठ काटे और फिर हिम्मत करके उसे दोबारा चूमने लगी। सम्राट खुद पर काबू खोने लगा और यस्का भी जैसे सब कुछ भूलती जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब सम्राट ने उसके शरीर से तौलिया हटा दिया। अब उसे होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने खुद को अलग करने की कोशिश की तो सम्राट ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह उसे देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। यस्का के लिए अपनी आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया था। तभी सम्राट ने उसे छूना चाहा तो वह कांप उठी और बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके साथ ये रिश्ता नहीं बनाना चाहती, मुझे आप अच्छे नहीं लगते। सम्राट रुक गया और उसके पास लेट गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें जैसा दिखाई देता हूँ वैसा नहीं हूँ। मैं एक अंडर कवर एजेंट हूँ और एक बहुत बड़े मिशन पर हूँ। मुझे अलग अलग अपराधी गिरोह को पकड़ना है। मैंने सिर्फ गैंगस्टर का रूप लिया हुआ है ताकि वे लोग मुझे पहचान न सके। वह बहुत प्यार से उसके होठों को छू रहा था। यस्का ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरे लिए आप एक बहुत क्रूर इंसान हैं जो लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं। मैं कैसे ऐसे इंसान को अपने करीब आने दूं जिसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। ये सुनकर सम्राट की आंखें गुस्से से भर गई। वो बोला, तुम फिर मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हो। यस्का ने कहा, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही। सम्राट ने उसकी कमर पकड़ते हुए कहा, अगर तुम मुझे ऐसा समझती हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें वैसा ही बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जबरदस्ती करता हूँ, अब मैं सच में जबरदस्ती करूंगा। उसके कठोर शब्दों ने यस्का का खून जमा दिया। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही सम्राट ने उसके होठों को फिर से चूम लिया और उसे अपने मजबूत हाथों में रोक लिया। यस्का तड़पती रह गई, लेकिन जब वो अपनी सीमा पार करने वाला था तभी सम्राट अचानक उससे दूर हट गया। उसे याद आया कि वह यस्का से सच में प्यार करता है। वह खुद को संभालते हुए तेजी से कमरे से बाहर चला गया और यस्का वहीं घबराई हुई बैठी रह गई। यस्का ने भी राहत की सांस ली थी। अगले कुछ दिनों तक सम्राट घर पर ही रुका रहा। इस दौरान वह हर तरह से यस्का का ख्याल रखने की कोशिश करता था, लेकिन यस्का उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। वह अपना ज्यादातर समय सत्यम के साथ बिताने लगी थी। सम्राट उन दोनों के सामने भी अपने मिशन के बारे में कभी कभी बातें करता था, लेकिन यस्का को लगता था वह सिर्फ नाटक कर रहा है। दूसरी बात जो यस्का को परेशान करती थी वो ये थी कि एक तरफ वो उससे नफरत भी करती थी, लेकिन फिर भी हर समय उसी के बारे में सोचती रहती थी। वह उसे ठुकराना चाहती थी, लेकिन जब वो उससे दूर जाता था तो उसका दिल बेचैन हो जाता था। सम्राट को अपने आखिरी मिशन पर जाना था। जाने से पहले वह यस्का से मिलना चाहता था। पहली बार मुझे डर लग रहा है, अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। यस्का ने गुस्से से अपने हाथ छुड़ाए और सख्त आवाज में बोली, भगवान करे आप मर ही जाए, मेरी जान तो छूट जाएगी। ये सुनकर वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले 2 दिनों तक वह यस्का को दिखाई नहीं दिया। इस दौरान सत्यम भी बहुत परेशान था। यस्का से लगातार भगवान से प्रार्थना करने के लिए कह रहा था। फिर 1 हफ्ते के बाद यस्का को फोन आया कि उसका पति सम्राट शहीद हो गया है। सत्यम की हालत खराब हो गई। वह छोटे बच्चे की तरह रोने लगा, लेकिन यस्का जैसे पत्थर की हो गई थी। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, आपका पति शहीद हो गया तो? वही पति जिसे वह कुछ दिन पहले मर जाने की बद्दुआ दे रही थी, वही इंसान जिसके स्पर्श से उसे नफरत थी। आज जब वो हमेशा के लिए चला गया तो यस्का को लगा जैसे उसकी अपनी सांसें रुक रही है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और उसकी नजर सामने दीवार पर लगी सम्राट की तस्वीर पर टिक गई। कुछ देर के बाद सेना और सुरक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हवेली पहुंचे तो उन्होंने बताया सम्राट कोई अपराधी नहीं बल्कि देश का एक बहादुर अंडरवर्ल्ड कवर अधिकारी था, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बड़े गिरोह का अंत किया था जो देश को नुकसान पहुंचा रहा था। अधिकारी के इन शब्दों ने यस्का का दिल तोड़ दिया। वह सच में एक हीरो था मैडम, और आखिरी समय तक आपका और सत्यम का नाम ले रहा था। अधिकारी की आवाज यस्का को बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। उसका शरीर जवाब दे गया। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैंने तो अभी उससे माफी मांगनी थी। वह चीखती रही, लेकिन हवेली की दीवारें उसकी आवाज लौटाकर वापस दे रही थी। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा था। उसे वह पल याद आया जब उसने सम्राट से कहा था कि काश तुम मर जाओ। अब वो पछतावे की आग में जल रही थी, लेकिन सम्राट उसे चुप कराने के लिए वहां नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि धमाका इतना बड़ा था
कि सम्राट का शरीर मिल पाना संभव नहीं था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार केवल उसके कपड़ों के साथ किया जाएगा। ये सुनकर यशिका की हालत एक जिंदा लाश जैसी बन गई। जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तो वो पागलों की तरह उसके पीछे भागी। तब उसकी माँ जमुना देवी ने उसे संभाला। हेमराज और जमुना देवी उसे वापस लेकर जाना चाहते थे। बेटा, अब वहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहा, हमारे साथ चलो, उसकी माँ ने रोते हुए कहा। लेकिन यशिका ने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं सत्यम को अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे सम्राट की आखिरी निशानी है, मैं इसी हवेली में रहूंगी। लेकिन जमुना देवी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, तुम अभी दुख में हो, पहले खुद को संभालो, तुम्हें अभी अपने माता पिता की जरूरत है। यशिका चुप हो गई। उसकी जिंदगी एकदम बेरंग हो चुकी थी। वह अपने मायके वापस तो आ गई, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसी हवेली सम्राट की यादों में कैद था। वह हर समय मंदिर में बैठकर रोती रहती थी। उसे अब हर उस चीज से नफरत हो गई थी जो उसे सम्राट की याद दिलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी तस्वीरों से बातें करती रहती थी। अमृत, जो पहले यशिका को परेशान करता था, अब उसकी हालत देखकर खुद रो पड़ता था। वह उसे खाना खिलाने की कोशिश करता, उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन यशिका सिर्फ एक ही बात कहती, अमृत, मैंने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैंने उसे गलत समझा, जबकि वह तो मेरे लिए लड़ रहा था। मैं ही उसकी गुनहगार हूँ। वह खुद को ही दोषी देती रही। वह यशिका, जो कभी बहुत चंचल थी, अब टूटे हुए दिल के साथ जिंदगी जी रही थी। उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी और उसके होठों से हंसी दूर जा चुकी थी। उसे हर पल सम्राट की बात याद आती थी। मेरी नफरत से ज्यादा खतरनाक मेरा प्यार है। अब यशिका को एहसास हुआ, सम्राट का प्यार ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत था, जिसे उसने अपने हाथों से खो दिया था। एक दिन वह अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी कि अचानक उसकी नजर भीड़ में एक लंबे आदमी पर पड़ी, जिसने बिल्कुल सम्राट जैसी काली शर्ट पहन रखी थी और उसके चलने का अंदाज भी वैसा ही था। सम्राट, यशिका के होठों से अपने आप निकला। वह सब कुछ भूलकर पागलों की तरह उस आदमी के पीछे भागते हुए रुकी। सम्राट, रुक जाइए, वह लोगों को धक्का देती हुई उसके पास पहुंची। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चेहरा घुमाया, यशिका की सारी उम्मीद टूट गई। वह कोई अजनबी था जो उसे हैरानी से देख रहा था। माफ कीजिए, मुझे लगा कोई और है, यशिका कांपती आवाज में बोली, और वहीं सड़क किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा वो पागल हो जाएगी। उसे हर जगह सम्राट ही दिखाई देने लगा था। उसी रात घर के खाने की मेज पर खामोशी थी। अमृत और हेमराज उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक दरवाजा खुला। यशिका ने सिर उठाकर देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। सामने सम्राट खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ा था, एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वह लड़खड़ाते हुए अंदर आया। यशिका अपनी जगह जम गई। उसे लगा शायद ये सपना है या उसकी आंखों का भ्रम, लेकिन जब उसने देखा कि अमृत भागकर सम्राट को सहारा दे रहा है तो उसे यकीन हो गया कि ये सच है। वो पागलों की तरह कुर्सी से उठी और भागकर सम्राट के गले लग गई। उसने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से लगकर ऐसे रोई जैसे कोई बच्चा बरसों बाद अपनी माँ से मिला हो। मुझे माफ कर दो सम्राट, मैंने आपको गलत समझा, मैं बहुत बुरी हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी हिचकियाँ बन गई थी। सम्राट ने अपना दूसरा हाथ यशिका के सिर पर रखा और उसे अपने और करीब कर लिया। शांत हो जाओ छोटी लड़की, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। उसकी आवाज में वही पुराना अपनापन था। जब सब थोड़ा शांत हुए तो सम्राट ने बताया, धमाके में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और मिशन की गोपनीयता की वजह से सुरक्षा विभाग को उसकी मौत की झूठी खबर फैलानी पड़ी ताकि दुश्मन दोबारा हमला न कर सके। उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा गया था जहां उसका इलाज चल रहा था। वह चाह कर भी किसी से संपर्क नहीं कर सकता था। यशिका को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने सम्राट का हाथ पकड़कर उससे वादा लिया, अब आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, कभी भी नहीं। सम्राट ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने फैसला कर लिया है, इस मिशन के बाद मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा और अपने गांव की जमीन संभाल लूंगा। कुछ दिनों के बाद जब सम्राट पूरी तरह ठीक हो गया तो दोनों की पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ दोबारा धूमधाम से शादी हुई। यशिका ने लाल रंग का सुंदर लहंगा पहना था और सम्राट ने क्रीम कलर की शेरवानी मंडप फूलों से सजा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, दोनों ने 7 फेरे लिए और सम्राट ने सबके सामने हेमराज, यमुना देवी से अपनी गलती की माफी मांगी कि उसे यशिका के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी और उसे उसके घर से इस तरह नहीं लाना चाहिए था। हेमराज ने अपनी बेटी के चेहरे पर लौटी खुशी देखकर उसे दिल से माफ कर दिया।
और यस्का ने भी अपने दिल की सारी कड़वाहट भुला दी। कुछ समय के बाद यस्का ने फिर से अपनी बेकरी शुरू की और इस बार वह शहर की सबसे मशहूर बेकरी बन गई, क्योंकि अब उसके पास सम्राट का साथ और हौसला था। सम्राट अक्सर शाम को बेकरी आता, यस्का के बनाए केक खाता और शरारत से कहता, मैडम आपकी पेस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन आप इनसे भी ज्यादा मीठी हैं। यस्का शर्माकर उसे घूरती और फिर दोनों हंस पड़ते। जिंदगी की सारी कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। अब उनके सामने सिर्फ खुशियों से भरा भविष्य था, जहाँ प्यार था, भरोसा था और हमेशा एक दूसरे का साथ था। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।